पढ़ा तो किसी ने भी नहीं होगा घर जाके, है किसी ने भी नहीं पढ़ा होगा घर जाके, है पढ़ा था? वाह, अच्छा। हाँ हाँ, है ये उसमें क्या कहते हैं बिग बैंग के बाद, वो उसमें ये होता है कि वो उसकी एज मेजर करने के लिए ना, यूनिवर्स की जो एज है ना वो मेजर करने के लिए, मैंने आपको बताया ना वो फैल रहा है, वेव्स फैल रही हैं जब से धमाका हुआ है 13.5 बिलियन ईयर्स या 13.7 बिलियन ईयर्स। तो वो वेव्स के थ्रू जो है ना वो उसकी एज मेजर करते हैं कि वेव्स जो हैं ये कितने डिस्टेंस से आ रही हैं या किस एरिया से आ रही हैं। अब उसका कलर क्या है, यहाँ पे कलर का भी दिया गया होगा हवाला एक ना, रेड कलर की वेव्स हैं या ब्लू कलर की वेव्स हैं, ठीक है ना। तो वो एज मेजर करने के लिए जो है ना कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड वो चेक करते हैं कि ये वेव्स अगर इतने डिस्टेंस से या इस कंडीशन में आ रही हैं तो ये इतनी एज होगी उस एरिया की, उस स्पेसिफिक एरिया की जहां से वो आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, आज ज्योग्राफी करते हैं, ठीक है। ऑप्शनल के तौर पे भी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, सीएसएस पीएमएस दोनों के ऑप्शनल में अगर आप लोग रखना चाहें, स्पेसिफिकली जिनका रट्टा अच्छा है, ठीक है। तो ज्योग्राफी जो है इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट, ठीक है। और सिंपली से क्या, अर्थ रिलेटेड जितने भी फिनोमिनाज हैं या अर्थ रिलेटेड जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं उनकी स्टडी जो है वो ज्योग्राफी कहलाती है, ठीक है। रॉक से रिलेटेड है या अर्थ मैटर से रिलेटेड है तो वो जियोलॉजी हो जाएगी, ओशन से रिलेटेड है तो ओशियानोग्राफी हो जाएगी, अगर वो क्या कहते हैं एयर से रिलेटेड है तो एटमॉस्फेयर जो है उसमें हम स्टडी करते हैं, ठीक है। पानी से या क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं हम उसे, क्या मतलब जिस चीज में रट्टा लगेगा ना वो रफ होगी, वो खुश्क होती है, रट्टा हमेशा खुश्क होता है, उसमें आप सीख नहीं रहे होते नई चीजें हैं। आप लोग तो वैसे ही माहिर होती हैं, हम बॉयज का रोला होता है, हमसे नहीं रट्टा लग रहा होता। खैर हमारे भी थीटे होते हैं, हम लोग उन्हें सीआर कहते हैं, तुम बहुत बुरे इंसान हो कि तुम याद रखो। अच्छा, तो जिस चीज में रट्टा लगता है ना वो चीज हमेशा से खुश्क होती है, ठीक है। जो चीज वक्त के साथ साथ तब्दील होती है जिसमें रट्टा नहीं लगता वो इंटरेस्टिंग भी होती है और वो खुश्क नहीं रहती, डिपेंडिंग ऑन आपका टेस्ट क्या है, ठीक है। नाउ इफ यू हैव अ टेस्ट इन इंटरनेशनल रिलेशंस तो वो हर वक्त के साथ चेंज हो रहे हैं, ठीक है। पहले जो है वो कम्युनिज्म थी, अब न्यू कम्युनिज्म आ गई है, एक रियलिज्म थी, न्यू रियलिज्म आ गई है, ठीक है। चेंज हो रही है थेरीज वक्त के साथ साथ, करंट अफेयर तो हर सेकंड के बाद चेंज होती है, ठीक है। अभी रशिया यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई थी, हमने कहा वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होगी। मैं एक मीमर हूं तो मैंने तो मीम्स भी बनाने शुरू कर दिए थे वर्ल्ड वॉर 3 पे, वो हुई नहीं आगे, ठीक है। तो क्या है कि यू नेवर नो अगले लम्हे में क्या होगा, अब वो एक चेंज है, ये हमेशा इंटरेस्टिंग लगता है अगर आपका टेस्ट डेवलप्ड है आईआर या करंट अफेयर्स की तरफ। ऑन द अदर हैंड पोल साइंस बहुत रेयरली चेंजेस आती हैं उसमें, इन अ डेकेड चेंज आती है, तो उसमें रट्टा ज्यादा है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, ईस्टर्न इस्लामिक पॉलिटिकल थिंकर्स, मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, ये तीन चीजें आपने ये तो रटनी होती है ना वैसे भी आपने बैठ के, ठीक है ना। ये चीज खुश्क लगेगी, लेकिन लोग रखते हैं पोल साइंस, क्यों? हाई स्कोरिंग है, आईआर बाज दफा हाई स्कोरिंग होता है, बाज दफा लो स्कोरिंग होता है, ठीक, वो चीज है थोड़ी सी। बाकी ज्योग्राफी इन माई सेंस जिनका बायोलॉजी का बैकग्राउंड है उनके लिए काफी जो है ना इंटरेस्टिंग होगी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैंने चूंकि जियोलॉजी की बात की है, अर्थ के स्ट्रक्चर की, रॉक्स की बात की है, जो जमीन की सरफेस है उसकी बात की है, मैंने जो लोग पहली दफा क्लास ले रहे हैं मैंने बता दिया बुक वो उसकी है वर्ल्ड टाइम्स की, बेशक वो ले लें, ठीक है। और क्या कहते हैं इट्स मोर देन इनफ, मियां शफीक वाली आपके पास कौन सी है? कारवान है, ठीक है, कोई इशू नहीं, आउटलाइंस देख लेना इसमें, बस आप सिलेबस निकाल के ना वो देख लेना। तो अर्थ की सरफेस या अर्थ की जो हार्ड सरफेस है उसकी 3 लेयर्स होती हैं,
ये हम सबको पता है, ये हमने अपनी बायोलॉजी में पढ़ी, 8वीं 9वीं में भी पढ़ी है, जिसने प्री इंजीनियरिंग किया उसने भी पढ़ी है। पहले सबसे ऊपर होती है क्रस्ट, उसके ऊपर होती है, उसके बाद होती है मेंटल, और उसके बाद होती है कोर। ठीक है, कोर की आगे मजीद है इनर कोर और आउटर कोर। ठीक है, सबसे हॉटेस्ट जो है वो कोर का पोर्शन होता है, सबसे हॉटेस्ट है। मेंटल जो है वो सबसे बड़ा पोर्शन है, उसके अंदर रॉक जो है आपकी चट्टाने हैं और मोल्टन लावा है। ठीक है, उसके बाद आती है क्रस्ट सबसे ऊपर। मैं एग्जांपल देता हूँ सेब की, सेब का जो छिलका है ना वो क्रस्ट है, जो सेब का गूदा है अंदर वो उसका मेंटल है, और अंदर जहां पे जिस साइड में बीज होते हैं जिस फोल्ड के अंदर वो उसका कोर है। ठीक है, इस तरह से अर्थ की जो है वो, ये समझ लें जो सरफेसेस हैं उनकी अरेंजमेंट है। अब जो क्रस्ट होती है, क्रस्ट पूरी एक लेयर नहीं है, क्रस्ट जो है वो पूरी एक लेयर नहीं है, प्लेट्स पे मुश्तमिल है वो, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो डिफरेंट प्लेट्स, दो प्लेट्स आपस में ज्वाइंट है या जोड़ है उनका बीच में। और ये प्लेट्स जो हैं ये मूवमेंट में रहती हैं, टेक्टोनिज्म या टेक्टोनिक मूवमेंट कहते हैं इसको। ठीक है, मेरे लिए भी ले आ दे, मैं मत रहे। अच्छा, नहीं आप पिए, मैं पी के आया हूँ, पिए। अच्छा, तो ये प्लेट्स जो है इनकी मूवमेंट होती है। ठीक है, कांस्टेंट मूवमेंट की हालत में होती है। वाई? अभी मैंने जिक्र किया नीचे मैग्मा और मोल्टन रॉक्स हैं मेंटल के अंदर, तो पानी भी चीज तैरती है ना, लिक्विड में चीज तैरती है हमेशा, तो प्लेट्स मूवमेंट की सूरत में है टेक्टोनिक प्लेट्स। अब बास टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे से परे हट रही हैं, बाज एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। जहां पे ये एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं वहां पे होते हैं पहाड़। दो प्लेट्स हैं एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, जो भारी वाली प्लेट होगी वो नीचे धंस जाएगी, जो हैवी हल्के वाली प्लेट होगी वो ऊपर उठ जाएगी, इससे पहाड़ बनते हैं। अगर एक दूसरे से पीछे हट रही हैं उससे बनती है खाई, या ट्रेंच कहते हैं उसे, मारियाना ट्रेंच दुनिया की सबसे बड़ी खाई है। ठीक है, ये क्यों है? टेक्टोनिक प्लेट्स के पीछे हटने से। जब टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होती है, टेक्टोनिज्म होता है, उससे क्या आता है? अर्थक्वेक। इनकी मूवमेंट से जो वो जमीन कांपती है तो वो अर्थक्वेक आता है। ठीक है, जलजले जो है वह टेक्टोनिक प्लेट्स, और भी रीजंस हैं, ह्यूमन एक्टिविटी है, एटॉमिक बॉम्ब का टेस्ट किया जाए तो जलजला आ जाएगा, वॉल्केनिक इरप्शन हो जाए जलजला आता है, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट से भी जलजला आता है। ठीक है, जज़ाकल्लाह, ठंडा चलेगा। मैंने आपको बताई ये दो के पीछे हट रही हैं या एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। अगर पीछे हट रही हैं तो डाइवर्जेंट है, मूव कर रही हैं एक दूसरे की तरफ तो कन्वर्जेंट बाउंड्रीज कह लें। ठीक है, ये होती हैं कॉन्टिनेंटल लेवल पे। इस टाइम जहां पे आपके हिमालय और हिंदू कुश है ना रेंजेस, और कराकरम रेंजेस हैं, यहाँ पे इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस रही। अब यूरेशियन प्लेट मतलब एशिया और यूरोप इकट्ठा है एक ही प्लेट पे, एक ही टेक्टोनिक प्लेट पे। तो यहाँ पे जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस रही है और वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है। दिस इज वन ऑफ द रीजंस के नंबर वन, हिमालयाज जो है वो दुनिया की यंगेस्ट
माउंटेन्स हैं, उनकी एज सबसे कम है। नंबर 2, सबसे ज्यादा जो मूवमेंट हमारे रीजन में है टेक्टोनिक प्लेट्स की, जो टेक्टोनिज्म है, वो हिंदू कुश रीजन में है। जो 2005 का जल्जला था वो भी उसी एरिया में आया था, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मूवमेंट भी उसी एरिया में है। तो ये आप यू कांट जस्ट, जहां पे पहाड़ है ना, इट मींस वहां पे प्लेट्स जो हैं वो कन्वर्ज हो रही हैं। ऊंचे पहाड़, छोटे पहाड़ों की इतनी, जैसे अब ये कीर्थर या ये तख्त सुलेमान वाले हैं, यहाँ पे नहीं है इतनी, ठीक है। अब प्लेट्स का जो आपस में मिलना होता है, जो कन्वर्जेंस होती है, वो 3 किस्म की होती है, ठीक है। सबसे पहली कौन सी है? ओशियानिक कॉन्टिनेंटल। ओशियानिक कॉन्टिनेंटल, एक प्लेट जो है टेक्टोनिक प्लेट, उसके ऊपर समंदर है, एक साइड पे क्या है? जमीन है। उससे क्या होता है कि वो जो हल्की प्लेट है वो ऊपर उठती है, मैंने आपको बताया ना, हैवी प्लेट नीचे दसती है, हल्की प्लेट ऊपर उठती है। आप लोगों ने कभी इंग्लैंड का साहिल वीडियोस में देखा है? मैं आपके साथ ना शेयर करूंगा, ये डोवर और डॉरसेट वाली जगह पे ना, जो साहिल समंदर से जमीन है ना, वो बकायदा से पहाड़ की तरह ऊपर उठी हुई है, ठीक है। तो वहां पे कन्वर्जेंस है प्लेट्स की। वो मैं मुझे याद करवाइएगा, मैं आज ग्रुप में वीडियो शेयर कर दूंगा उसकी, ठीक है। दूसरे नंबर पे है ओशियानिक। ओशियानिक, ठीक है, ओशन के अंदर ही हो रही है डाइवर्जेंस। उसमें क्या होता है कि वहां पे जेरे समंदर भी पहाड़ हो सकते हैं, जेरे समंदर भी वॉल्केनिक माउंटेन्स हो सकते हैं, ठीक है। और उसकी वजह से जेरे समंदर भी जल्जले आते हैं, जिससे वो लहरें पैदा होती हैं, जिन्हें हम सुनामी कहते हैं, ठीक है। थर्ड है कॉन्टिनेंटल। कॉन्टिनेंटल वो मैंने आपको एग्जांपल समझा दी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए जी। उसके बाद है जी मिनरल्स। एलिमेंट सुने होंगे आपने, पीरियोडिक टेबल सुना होगा, केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल है, उसमें एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट शेप्स में मौजूद होते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं, मिनरल्स कहलाते हैं, ठीक है। इनकी ना कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं, सॉलिड फॉर्म में होंगे, सबसे पहली बात ये, ठीक है। उसके बाद इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? नेचुरली अकरिंग होता है। इनऑर्गेनिक का मतलब कार्बन नहीं होगा बीच में। ऑर्गेनिक हमेशा कार्बन होता है, कार्बन का एटम होगा बीच में। ऑर्गेनिक के बीच में हमेशा कार्बन का एटम होता है। अल्कोहल ऑर्गेनिक है, पानी इनऑर्गेनिक है, ठीक है। उसके बाद क्रिस्टलाइन फॉर्म हो, क्रिस्टलाइन फॉर्म, सॉल्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, आपने देखा होगा। नमक, नमक के ना बड़े पत्थर देखे होंगे आपने, लाल कलर होता है, पिंकिश कलर, जैसे आपका हिजाब है, स्कार्फ है जैसे आपका, बिल्कुल ऐसे होता है। या जैसे ये कलर है, बाहर हुआ, बाहर देख लो, उसको परेशान ना करो, ये बाहर देख लो जो कलर हुआ है बिल्डिंग का, ये कलर होता है। ज्यादा दिल करे तो लतीफ के ऊपर मिलते भी हैं नमक के ब्लॉक्स, हाँ वो कर लो। पीच कलर भी उसी से होता है। तो स्पेसिफिक कलर हो गया। अब वो कलर क्यों है? इम्प्योरिटी की वजह से होता है, इम्प्योरिटी। और उस इम्प्योरिटी की वजह से लाइट जो है ना, वो डिफरेंट एंगल पे रिफ्लेक्ट होती है उससे, जिसकी वजह से वो कलर आ रहा होता है, ठीक है। हम लोग लेके आते थे 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो नमक ना, इतना जान परिंदों को डालने के लिए। वो आजकल लोगों ने ना उसके लैंप बना बना के 4-4, 5-5 हजार के बेच रहे हैं। मैंने कहा ये हम अपने तोतों को डाल दें, 2 मिनट में लैंप खत्म हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स, सिंपल, मैंने कुछ बता दी हैं आपको। नेचुरली अकरिंग होते हैं, सॉलिड होते हैं, इनकी एक क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है। अच्छा, उसके बाद कलर मैंने आपको बता दिया, इम्प्योरिटी की वजह से होता है, ये तो लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रीक होती है। स्ट्रीक क्या होती है?
जब उसको फाइन स्पीसीज में ग्राउंड कर ले। नमक की स्ट्रीक का क्या है, सफेद है। नमक का पत्थर जब पीस लेना तो उसका कलर व्हाइट हो जाता है। आप जो नमक खाते हैं वो सफेद कलर में होता है ना, तो नमक का जो पत्थर है वो होता है पीच कलर का, लेकिन उसकी स्ट्रीक अब क्या है, स्ट्रीक वो कलर है जो फाइनली ग्राउंडेड जो उसके पोर्शन है ना उसका कलर आता है। ठीक है, तो वो कलर व्हाइट होता है, नमक का कलर व्हाइट होता है। ठीक हो गया है? है? आयोडीन का पिंक पिंक तो नहीं आता, वो हिमालयन सॉल्ट है, वो हिमालयन सॉल्ट है, वो कुछ और चीज है। वो उसमें ये हो सकता है कि उसमें बड़े क्रिस्टल्स मिलाए हुए हो, या तो हिमालयन सॉल्ट के, या कोई और रीजन, कुछ ना कुछ रीजन है। अच्छा, असल में एक और बात बताऊं, जो सॉल्ट है ना, समुद्री सॉल्ट जो होता है, जो समुद्र के पानी से प्रोड्यूस होता है, वो व्हाइट कलर का होता है। समुद्र का पानी खुश्क करके जो सॉल्ट बनता है ना, वो व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, अच्छा। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी। अब इसमें ये जिक्र है कि जी या तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा, रोशनी बीच में से पास कर जाएगी क्रिस्टल के, या ओपेक होगा, नहीं पास करेगी, धुंधला होगा। ठीक है, उसके बाद लस्टर, चमक। ठीक है, आपको कोई फॉर एग्जांपल हीरा कहीं से मिलता है रॉ फॉर्म में, वो उतना चमकदार नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसको रगड़ाई करवाएंगे, उसकी उसको साफ करवाएंगे मजीद, तो वो क्या है, वो चमकदार, उसकी सरफेस जो है ना वो भी चमकदार हो जाती है, रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ, शू पॉलिश करते हैं हम लोग। ठीक है, अगर वो मैले हैं, उन पर मट्टी लगी हुई है, तो सरफेस चमकेगी नहीं उनकी, लेकिन अगर आप उसको अच्छी तरह गीले कपड़े से साफ करके फिर उसकी पॉलिश करें, तो वो लस्टर आ जाती है उसकी सरफेस पे, सरफेस चमकने लग जाती है उसकी, वो लस्टर होती है। ठीक है, आपने एक अक्सर एक वर्ड सुना होगा, लैक लस्टर, या सुनेंगे आगे जाके, लैक लस्टर परफॉर्मेंस ऑफ दिस पर्सन, यानी को कोई इतनी खास नहीं थी, कोई इतनी एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंस नहीं थी उस बंदे की। ठीक है, कि वो रिफ्लेक्ट करे या वो नजर आए, वो डिफरेंट नजर आए लोगों को। ठीक है, अच्छा। उसके बाद है क्लीवेज और फ्रैक्चर। हम लोगों ने सेकंड ईयर की केमिस्ट्री में पढ़ा था कि कोई भी सॉलिड कंपाउंड हो, उसका किसी स्पेसिफिक जगह से अगर हिट करें तो दो टुकड़ों में तकसीम हो जाता है वो। ये एक उसकी ना वो होती है, आमतौर पे आप उसको मुख्तलिफ जगहों से मारते रहे वो नहीं टूटेगा। मैं एग्जांपल चलो आपको देता हूँ, बर्फ होती है घर में, हम लोग देसी जो हाउस होल्ड है, जो मिडिल क्लास वाले हैं, वो ना बर्फ के कॉलेज जमाते हैं पूरे फ्रीजर के अंदर। जब बाहर निकाल के उसको बर्फ को निकाल के जब उसमें सुआ मारते हैं, तो अगर एक स्पेसिफिक जगह पे लगे ना तो दो टुकड़े हो जाती है बर्फ, ऐसे करके। कभी कभी आप मारते हैं काफी सारी जगहों से, तो ऊपर से टुकड़े उतरते रहते हैं, वो टूटती नहीं है, लेकिन कभी कभी आप ऐसी जगह पे मारते हैं वहां पे दो टुकड़े हो जाते हैं बर्फ, वो उसकी क्लेवेज है। पॉइंट ऑफ टेंशन होता है, सेंट्रल पॉइंट ऑफ टेंशन होता है उसका। ठीक है ना, वहां पे मारते हैं तो वो दो टुकड़े हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है जी रॉक्स। बात समझ आ गई, यहां तक क्लियर हो गई है? कुछ सवाल? ठीक है, अच्छा, रोजे लगे हुए लगता अभी तक है। अच्छा, अब बात आ जाती है आपकी टाइप्स ऑफ रॉक की। टाइप्स ऑफ रॉक जो है ना, तीन किस्म के होते हैं, और तीनों इंटरकनेक्टेड है आपस में। कैसे? सबसे पहले आते हैं इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स कौन से हैं? आतिफिशा पहाड़ फटा, लावा निकला बाहर, बाहर निकल के जम गया, ये इग्नियस रॉक। ठीक है, अब हुआ क्या, हुआ ये कि किसी भी नेचुरल फिनोमिना की वजह से, किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से वो पत्थर टूट गया, उसके टुकड़े हो गए। ठीक है, टूट के वो क्या बन गया, सेडिमेंट्री रॉक। ठीक हो गया। अब इसके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकती है, वो मैंने आपको बता दिया है कि ह्यूमन एक्टिविटी हो सकती है, किसी भी नेचुरल उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड फॉर्म,
थर्ड फॉर्म क्या है? थर्ड फॉर्म है मेटामॉर्फिक रॉक। वही जो रॉक एक सेडिमेंट्री बना था, वक्त के साथ साथ वो जमीन में दबता गया, जमीन के हाई टेम्परेचर की वजह से वो मेल्ट हो गया, उसकी शक्ल जो है वो तब्दील हो गई, और फिर वो आतिशफिशा पहाड़ के जरिए दोबारा बाहर निकल आया। ठीक है, सर्कल बन गया ना एक। इग्नियस बाहर आया, टूटा सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री से शेप चेंज हुई मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक से दोबारा इग्नियस, बन गया ना साइकिल। इस तरह इंटरकनेक्टेड है तीनों किस्म के जो आपके रॉक्स हैं। समझ आ गई? क्लियर है? उसके बाद आ जाते हैं हम अर्थ इन जनरल। जमीन जो है वो आपको पता बहुत बड़ी है, ठीक है, तो हमने अपनी आसानी के लिए ना जमीन को डिवाइड किया कि हम ना जमीन को डिवाइड कर देते हैं, ताकि हमें जमीन के ऊपर कोई चीज ढूंढनी हो ना, ग्लोब के ऊपर कोई चीज ढूंढनी हो तो हम वो बड़े आराम से ढूंढ लें। ठीक है, आप सब लोग देखेंगे इस तरफ, हमने जमीन को डिफरेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस में डिवाइड किया हुआ। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस वो लाइंस हैं जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ आती हैं और जमीन को दो इक्वल नॉर्दर्न और सदर्न पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं। ठीक है, इन लाइंस को कहते हैं लैटिट्यूड। क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। क्या करती हैं? जमीन को दो इक्वल नॉर्दर्न और सदर्न पार्ट में डिवाइड कर, ये लाइनें लैटिट्यूड है सारी, ये लैटिट्यूड है सारी, ये देख, ये देख, ये देख। ठीक है, जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है वो जमीन के बिल्कुल सेंटर में से गुजर रहा है, ये हाँ, और किसको कहते हैं? नहीं, ये है नहीं यार, इस पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लिखा हुआ है, ये है इक्वेटर, ये इक्वेटर है। ठीक है, 0 डिग्री लैटिट्यूड से जो लाइन गुजर रही है उसको इक्वेटर कहते हैं, वो जमीन के बिल्कुल सेंटर में है। ये मैप कुछ इस तरह का है कि इसमें आपको सेंटर नहीं लग रहा, लेकिन ये है 0 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक हो गया, यहां पे जो भी जगह होगी वो सूरज के ऑलमोस्ट बिल्कुल सामने होगी, कंप्लीटली नहीं, ऑलमोस्ट। क्यों? क्योंकि जमीन जो है उसका टिल्ट है 23.5 डिग्री का। जमीन यूं नहीं है, सूरज, ये सूरज है ना, तो जमीन यूं नहीं है, जमीन जो है वो यूं टिल्टेड है। ठीक है, मैं सामने भी बना देता हूं ताकि जो लोग ऑनलाइन है उनको थोड़ी बहुत समझ आ जाए। ये जमीन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिफरेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस में डिवाइड करते हैं। ये हो गई हॉरिजॉन्टल, ये हो गई वर्टिकल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या करती है? जमीन को दो इक्वल नॉर्दर्न और सदर्न पार्ट्स में डिवाइड करती है। जो बिल्कुल सेंटर में है उसको कहते हैं इक्वेटर या 0 डिग्री लैटिट्यूड, द ग्रेट सर्कल भी कहते हैं इसको। जमीन के बिल्कुल सेंटर में है, जो जहां से ये लाइन गुजर रही है वो एरिया सूरज के ऑलमोस्ट बिल्कुल सामने होता है। कंप्लीटली सामने क्यों नहीं? क्योंकि 23 डिग्री का 23.5 डिग्री का टिल्ट है। ठीक है, 23.5 डिग्री का टिल्ट है। अगर ये टिल्ट ना हो, ये मैं बता रहा हूं, कुदरत की एक इसमें मसलहत है, अगर ये टिल्ट ना हो, जमीन बिल्कुल सीधी हो, तो सूरज की रोशनी सीधी उस एरिया पे पड़ेगी जो सूरज के सामने है, और वो जगह जल जाएगी, कंसंट्रेट होगी, सूरज की रोशनी फैलेगी नहीं। जब टिल्ट होता है तो सूरज की रोशनी फैल जाती है, रिफ्लेक्शन होती है। ठीक है, और उसकी वजह से उस सारे एरिया में जो है वो रोशनी आ जाती है और वो जगह जलती नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन लोगों को समझ आ रही है मेरी बात? ऑनलाइन लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? जी सर, आ रही है। चलो शुक्र है। अच्छा, ये तो हो गया इक्वेटर, द ग्रेट साइकिल सर्कल सॉरी, या 0 डिग्री लैटिट्यूड। इसके ऊपर वाली जो लाइन है हॉरिजॉन्टल,
ऑलमोस्ट 23.5 डिग्री ऊपर, उसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां लिखा भी होगा, ये देखो ट्रॉपिक कैंसर, ठीक है, बस नाम रखा हुआ। कैंसर का तो पता ही है क्या होता है, नाम रखा हुआ। ये हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। पाकिस्तान किस लैटिट्यूड में है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये एमसीक्यू आता होता है, ठीक है। ये तो होगी 23.5 डिग्री ऊपर। अब 23.5 डिग्री नीचे जो लाइन है, हाँ, उसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो जमीन के क्लाइमेट है ना, वेदर पैटर्न्स हैं, वो लैटिट्यूड से मेजर होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो एरियाज इक्वेटर पे है ना, वहां पे टेम्परेचर हॉट ह्यूमिड होगा और वहां पे जंगलात बहुत होंगे, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज्यादा है, पानी ज्यादा एवेपोरेट होता है और ज्यादा समुद्री इलाका भी है, तो वहां पे जंगलात भी होंगे काफी अच्छे खासे, ठीक है। अमेज़न वगैरह सारे उसमें आते हैं, ठीक है, और अफ्रीका के जंगलात भी उसमें। जो है ना ऊपर और नीचे 23.5 डिग्री ऊपर या 23.5 डिग्री नीचे, वो एरियाज जो हैं वो हॉट होंगे, ह्यूमिडिटी कम होगी लेकिन हॉट होंगे, खुश्क गर्म होंगे, जैसे पाकिस्तान है, ठीक है। उसके बाद इससे ऊपर चले जाएं या नीचे चले जाएं, टेम्परेचर कूल डाउन होना शुरू हो जाए, खुश्क सर्द, ये टेम्परेचर आएगा ऊपर नीचे। 23.5 डिग्री से अगर नीचे चले जाएं या ऊपर चले जाएं मजीद, इवेंचुअली जब आप पोल्स में पहुंचेंगे तो टेम्परेचर मुंजमद होगा, यानी कि कोल्डेस्ट टेम्परेचर होगा। समझ आ गई? तो जो लैटिट्यूड्स हैं वो एक टेम्परेचर रेंज को डिफाइन कर रहे हो। समझ आ गई? ठीक है, ये तो हो गई हॉरिजॉन्टल लाइनें। अब है वर्टिकल लाइनें, वो लाइन जो नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करे और जमीन को दो इक्वल ईस्टर्न और वेस्टर्न पोर्शंस में डिवाइड करे, उस लाइन को लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। उस लाइन को लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। ये लॉन्गिट्यूड है सारे, ठीक है। ये सारे जो है ये वाली जो लाइन है ये लॉन्गिट्यूड है। हाँ, जो जमीन के टाइम जोन्स है ना वो लॉन्गिट्यूड से डिफाइन होते हैं, ठीक है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है उसे प्राइमरी मेरिडियन भी कहते हैं। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को प्राइमरी मेरिडियन भी कहते हैं या प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। PRIME प्राइम, MERIDIAN प्राइम मेरिडियन। मेरिडियन आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ी होगी, मैट्रिक के अंदर। मेरिडियन क्या है? वो पॉइंट है जहां पे एक शेप है ना ऐसे, फॉर एग्जांपल ये शेप है, इसमें अगर आपने ये लाइंस लगा दी हैं यूं करके, तो ये लाइंस जहां पे सब दोनों लाइनें इकट्ठी होकर गुजर रही है ना जहां से, वो मेरिडियन है इसका, वो सेंटर पॉइंट है उसका, ठीक है। तो प्राइम मेरिडियन जो है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। प्राइम मेरिडियन क्या है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और ये कहां से गुजर रहा है? ये गुजर रहा है यहां से, ये इंग्लैंड में एक जगह है उसका नाम है ग्रेनिच। आप लोग बीबीसी का कभी रेडियो सुने ना, या बीबीसी उर्दू का बुलेटिन सुने, तो वो कहता है ग्रेनिच के मियारी वक्त के मुताबिक इस वक्त लंदन में 8 बज रहे हैं।
बचपन में हम वो सुना करते थे सैरबीन रेडियो के ऊपर। तो ग्रेनिच के म्यारी वक्त के मुताबिक इस वक्त लंदन में 8 बज रहे हैं। ग्रेनिच जो है वो है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है। लिखते इसको ग्रीनविच है, ग्रीनविच, वर्ड एक किया, WITCH, सॉरी WICH, विच। ग्रीनविच लिखते हैं, पढ़ते इसको ग्रेनिच है। ग्रेनिच से गुजर रहा है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, यहां से टाइम मेजर होता है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ग्रेनिच से अगर राइट साइड में ईस्ट की तरफ चले जाएं तो टाइम बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ग्रेनिच में 12 बजी हुई है, ठीक है, पाकिस्तान उसके ईस्ट में है, तो 5 घंटे आ गया पाकिस्तान का टाइम। पाकिस्तान में उस टाइम शाम के 5 बजे होंगे, जिस टाइम दोपहर के 12 बजे होंगे ग्रेनिच के अंदर। ऑन दी अदर हैंड अमेरिका जो है वो वेस्ट में है, तो वहां सुबह के तकरीबन जो है वो 8 बजे होंगे वहां पर, ठीक है, जो ईस्ट कोस्ट है अमेरिका की वहां पर, ठीक है। तो इस तरह इधर टाइम लेफ्ट की तरफ जाए तो कम होता जाएगा, राइट की तरफ जाए तो बढ़ता जाएगा। ठीक हो गया, समझ आ गई है। 24 टाइम जोन है, ये आपको पता है ऑलरेडी। एक मिनट, क्लियर हो गया लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। हाँ हाँ, वो चांद का हिसाब है। नहीं नहीं, चांद का इसमें कोई लेना देना नहीं है। चांद की जो मूवमेंट है ना, जमीन के पीछे से वो कब निकलता है वो इस पर डिपेंडेंट है। जमीन के पीछे से साए से वो निकलेगा तो हमें नजर आना शुरू होगा ना, ठीक है। जमीन के पीछे से वो कब निकल रहा है। अब बाज दफा ये होता है, बस इतना फर्क नहीं है इस चीज की, मुझे भी आज तक समझ नहीं आई, बट होता ये है कि ना मूवमेंट होते होते ना चांद जो है सऊदी अरब जब सामने आता है ना चांद के, तब तक वो जमीन की साए से निकल चुका होता है, ठीक है, तो वो उन्हें नजर आ जाता है। ये कोई कुदरती हिसाब है। अब देखे ना, चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण जब लगता है पूरी दुनिया में नहीं नजर आता, कुछ एरियाज में नजर आता है, कुछ में नहीं नजर आता, क्योंकि वो जो एंगल होता है ना हमारी आई का उसके साथ वो डिफरेंट कंट्रीज के लिए डिफरेंट होता है, ठीक है। नहीं समझ आई, परेशान होकर देख रही हो मुझे, मैंने कहा पता नहीं समझ नहीं आई। ठीक है चलो, अब आपको ये पता है कि अर्थ की रेवोल्यूशन का कल जिक्र हुआ था कि अर्थ जो है, ये भी पता होगा कि इसका जो ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल है। अर्थ का ऑर्बिट जो है वो गोल नहीं है, बेजवी है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मूवमेंट के दौरान दो वक्त ऐसे आते हैं जब अर्थ और सन का डिस्टेंस जो है वो सेम होता है, ठीक है, ना ज्यादा होता है ना कम होता है, ठीक है। वो कहलाते हैं इक्विनॉक्स। ये दो कंडीशंस कब आती हैं, ये आती हैं स्प्रिंग में और ऑटम के अंदर, ठीक है। और एक अंडे की तरह है ना, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब सूरज से काफी दूर होगी, एक वक्त आएगा जब सूरज के नजदीक होगी। तो जब सूरज से दूर हो तो वो कहलाती है विंटर सोलिस्टिक, और नजदीक हो तो समर सोलिस्टिक, इस तरह कहते हैं उसको।
उसके बाद अगली आपकी हेडिंग है क्लाइमेट एंड वेदर। डिफरेंशिएट कैसे करना है मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ। क्लाइमेट एंड वेदर जाना है, चले जाए। क्लाइमेट एंड वेदर जाना तो कोई मसला नहीं है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। क्लाइमेट एंड वेदर, एटमॉस्फेयर की कंडीशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन अ सर्टेन एरिया, वो क्लाइमेट है। कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर इन अ सर्टेन एरिया फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, वो वहां का क्लाइमेट है। फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम इट्स वेदर। मुल्तान में गर्मियां जो है ना वो लंबी होती हैं और शदीद होती हैं, वो हमारा क्लाइमेट है। आज मुल्तान में शदीद गर्मी है, ये वेदर है। अब कल रात अंधेरी चली थी, ठीक है, वो एक डिफरेंट फिनोमिना था। अब उसका ये मतलब नहीं रात रात ठंडी हो गई थी जिसकी वजह से किसी हद तक 35 से भी नीचे चला गया था टेम्परेचर। उसका मतलब नहीं कि मुल्तान में तमाम रातें जो हैं वो मई जून के अंदर वो 35 से नीचे होती हैं, ठंडी होती है, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो वेदर है, वो चेंज हो सकता है। क्लाइमेट क्या कहता है कि मुल्तान में मई जून के अंदर रातें 40 डिग्री के इर्द गिर्द होती है, ठीक है। ये डिफरेंस है क्लाइमेट का और वेदर का, समझ आ गई। उसके बाद फिर डिफरेंट जो है वो फिनोमिना दिए हुए। टेम्परेचर है सबसे पहले। टेम्परेचर क्या होता है जी, हम मेजर करते हैं कि जी इस टाइम जो है वो क्या दर्जा हरारत, हरारत का मतलब हीट कितनी है, वो हम मेजर करते हैं यूजली मरकरी के ऊपर ना, ठीक है। मरकरी के ऊपर हम लोग चेक करते हैं, थर्मामीटर आप लोगों को पता, आपने देखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी है ह्यूमिडिटी, हवा में नमी का तनासुब, वाटर वेपर्स कितने हैं हवा के अंदर। अगर वाटर वेपर ज्यादा हो तो क्या होती है, हब्स, सफोकेशन हो जाती है। मैं ये रूम बंद करूंगा ना, फैंस ऑफ कर दूं इस मौसम के अंदर, हब्स हो जाएगी कमरे के अंदर। क्यों, आप जो सांस ले रहे हैं ना उसमें मॉइस्चर बाहर आ रहा है आपकी बॉडी का, आपके पसीने से मॉइस्चर बाहर आ रहा है, उसकी वजह से जो वाटर वेपर्स हैं वो बढ़ जाते हैं एनवायरमेंट, और ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है एज ए रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन बारिश को कहते हैं सिंपल वर्ड्स। बारिश कितनी, मुल्तान में कम बारिश होती है, इस्लामाबाद में हर दूसरे तीसरे दिन बारिश होती है, लाहौर में भी जैसे ही मौसम गर्म हो बारिश हो जाती है, ठीक है, वो होगी प्रेसिपिटेशन। उसके बाद विंड है हवा, और क्लाउड डेंस वाटर वेपर्स, क्लाउड है। वाटर वेपर्स जब डेंस हो जाएं ऊपर, गैशियस फॉर्म के अंदर आके डेंस हो जाएं तो वो क्लाउड की फॉर्म इख्तियार कर लेते हैं, बादल की शक्ल इख्तियार करते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स हैं। मैंने आपको बताया कि क्लाइमेट जो है वो क्या है, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है वो एक एटमॉस्फेयर की कंडीशन है, ठीक। सबसे पहले जो एग्जांपल दी हुई है वो है ट्रॉपिकल मॉइस्ट क्लाइमेट, ठीक है। ट्रॉपिकल मॉइस्ट क्लाइमेट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट क्लाइमेट, नाम से जाहिर है गर्म होगा, बारिशें बहुत होंगी, गर्मी होगी, बारिशें बहुत होंगी, हब्स बहुत होगा। मलेशिया है, कैरिबियन कंट्रीज हैं, आपका ये सहारा जो है वो है, सब सहारन अफ्रीका जो है, ठीक है, जहां जंगलात है अफ्रीका में, ठीक है। गर्म होगा, बारिशें बहुत होंगी, ह्यूमिडिटी बहुत, सफोकेशन बहुत होगी, ये है ट्रॉपिकल मॉइस्ट क्लाइमेट। दूसरा है जी ड्राई डेजर्ट, खुश्की होगी, डेजर्ट होगा। अब हम लोग यूजली डेजर्ट को लेते हैं जहां सहरा हो, रेत जल रही हो, पैर पुर सड़ जाए हमारे, स्किन भी बर्न हो जाए, नहीं। डेजर्ट वो जगह होती है जहां पे वेजिटेशन ना होने के बराबर होती है, उस जगह को डेजर्ट कहते हैं। हाँ, स्कर्दू जो है वो भी डेजर्ट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल भी डेजर्ट है। सर्दी बहुत है, कुछ उग ही नहीं सकता वहां पे, तो वो भी डेजर्ट है। थरपारकर और चोलिस्तान भी डेजर्ट है। एक हॉट डेजर्ट होता है, एक कोल्ड डेजर्ट होता है, ठीक हो गया। उसके बाद है मॉइस्ट सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, मॉइस्ट सब ट्रॉपिकल,
इसमें आपकी एग्जांपल आ जाती है मुल्तान की। गर्मियां शदीद गर्म, सर्दियां कुछ ठंडी, मॉइस्ट सब ट्रॉपिकल। गर्मियां शदीद गर्म होंगी, सर्दियां कुछ ठंडी होंगी। ठीक है, ये हो गया मॉइस्ट सब ट्रॉपिकल। नेक्स्ट एग्जांपल दी हुई है इन्होंने मिड लैटिट्यूड कॉन्टिनेंटल। मिड लैटिट्यूड कॉन्टिनेंटल, एक तो पहाड़ी होंगे, फिर गर्म होंगे और शदीद सर्दी भी पड़ेगी सर्दियों में। इसकी एग्जांपल है आपके सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ये सारे गर्मियों में शदीद गर्मी, सर्दियों में शदीद सर्दी, देयर इज नो इन बिटवीन, और पहाड़ी इलाके भी होंगे। ठीक है, तो ये आ जाएंगे मिड, क्या नाम है इसका, मिड लैटिट्यूड कॉन्टिनेंटल। उसके बाद नेक्स्ट है जी पोलर। पोलर, पोलर आइस कैप्स सुनी होंगी आपने। पोल्स, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, शदीद सर्द, माइनस में टेम्परेचर होगा, 10 डिग्री से नीचे होता है यूजुअली। ठीक है, तो ये पोलर हो जाएगा। ठीक है, कोई सवाल हो तो बताएं। कोई सवाल है? आप लोगों की जो मेरे लेक्चर के एंड पे कंडीशन होती है ना, मुझे फिर वो राजी मूवी का सीन याद, मुझे अपने घर जाना। ठीक है ठीक है, कोई सवाल हो किसी चीज से रिलेटेड। आज मैं सेमिनार करके आया, वहां पे भी यही हाल था, पोल साइंस वालों का सारों का, पूरा हॉल भरा हुआ, तो सवाल एक आया सिर्फ। हाँ, कोई सवाल हो, कोई चीज पूछनी हो। हाँ हाँ, तैयारी करनी है या पूरा सिर्फ जो है वो पेपर के बारे में पूछ रहे हो? देखो, पास करना ना, स्पेसिफिकली जब ऑप्शनल की बात आती है, पास करना इज नॉट एन ऑप्शन स्पेसिफिकली फॉर बॉयज, पंजाबी बॉयज। पंजाबी मतलब पंजाब के डोमिसाइल वाले बॉयज। आप लोगों का विमेन कोटा होता है सीएसएस में स्पेसिफिकली, और दूसरी जॉब्स में भी आप लोगों को थोड़ी उसकी मिल जाती है फेवर, बॉयज को नहीं मिलती। आपकी 50 सीटें हैं बस पूरे पाकिस्तान, 50 में भी लड़कियां आ रही होती हैं ओपन मैरिट में, ये तो समझ लो कोई 30 सीटें हैं जिसपे पंजाब के लड़कों ने आना। ठीक हो गया, उसमें यह है कि आपने ये देखना आपने हाई स्कोर कैसे करना है। मेरी नजर में जो पेपर्स हैं, पास पेपर्स, दे हेल्प, यस, बट टोटली उन पर डिपेंडेंट नहीं होना। और आपके पास इतना टाइम होता है कि आप बुक्स भी कर लो, साथ में पास पेपर्स भी कर लो। ठीक हो गया ना, पास पेपर्स करो, पिछले 5 साल के कर लो, ठीक है, लेकिन पहले तैयारी करो, तैयारी करके समझ आएगी ना सवाल कैसे करना। ठीक है, पूरा सिलेबस करो गो थ्रू। ठीक है, हाँ, उसमें टीचर से ये लगवा लो अपने, जो भी आप कंसल्ट कर रहे हो जिससे, कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक लेस इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है उसको घोल के पीछे, जो लेस इंपॉर्टेंट है उसको जरा एक थॉरोली देख लो, खत्म होगी बात। ठीक हो गया, इस तरह से करना है। और एक और चीज आप लोगों को स्टार्ट है, रीडिंग 2 बुक्स 10 टाइम्स इज बेटर देन रीडिंग 10 बुक्स वंस। 2 किताबें 10 दफा पढ़ना 10 किताबें एक दफा पढ़ने से बेहतर है, ये ज़हन में रखना। क्वालिटी की 2 किताबें उठा लो, आपका सब्जेक्ट अच्छा तैयार हो जाएगा, रादर देन आप 10 किताबें पढ़ो। जब पाकिस्तान अफेयर्स की बात आती है ना, मैं क्या कहता हूँ, हार्डली 3 से 4 किताबें जिनका मैं रेकमेंड करता हूँ। ट्रैक टू पाकिस्तान, मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, चौथी आपकी पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट, इनफ है। करंट अफेयर के साथ ये 4 किताबें करो, पाकिस्तान अफेयर हो गया, इवन एसए का भी काफी सारा पोर्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद इस्लामिक स्टडीज है, 2 किताबें हैं, करींदा चुगताई कर लो या एडवांस वालों की जो नई आई है वो किताब कर लो, साथ में कोई भी खुतबात बहावलपुर ले लो, दैट्स इट, मोर देन इनफ, इस्लामिक स्टडीज हो जाएगा। ऑप्शनल उठाना है, एक फॉर्मूला बुक उठाओ, एक इंटरनेशनल ऑथर की किताब उठा लो, पेपर हो जाएगा। उसको अच्छी तरह थॉरोली पढ़ के समझ लेना इज बेटर देन कि आप ये किताब भी ले रहे हो, वो किताब भी ले रहे हो, 4-5 आपने पाकिस्तान क्या कहते हैं बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट भी ले ली है, पाकिस्तान मैनिफेस्टो डेस्टिनी भी ले ली है, और फिर साथ में आपने जो 4-5 किताबें और भी उठा ली हैं, मिलिट्री एंड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान भी सैयद हसन अस्करी रिजवी की पढ़ रहे हो आप बैठ के। हाँ, सवाल है तो हाथ ऐसे क्यों किया? अच्छा, तो बेटर ये है कि 2 किताबें
पढ़ के अच्छी तैयारी करो। ठीक, कोई और सवाल? हाँ, नहीं, अगर मर्दों से नफरत है ना फिर रख लो जेंडर है। उनके लिए कह रहा हूं ना, आप लोगों को तो वैसे ही मर्दों से नफरत तो अच्छी तैयार हो जाती है ना जेंडर, उसकी तो मजबूरी है एनवायरमेंटल। अच्छा जेंडर जो है ना करंट अफेयर से रिलेटेड। अगर बायोलॉजी अच्छी लगती है तो एनवायरमेंटल रख लो, अगर करंट अफेयर पे ग्रिप है तो जेंडर रख लो, दोनों हाई स्कोरिंग है और दोनों आसान पे। मैं छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ, मेरी सेकंड अटेम्प्ट थी सीएसएस की, तो इन्वायरमेंटल और यूएस हिस्ट्री का पेपर एक ही दिन था, दिन में यानी कि पेपर एक ही दिन था। अब मैं ना, मेरा पिछले साल के अटेम्प्ट में यूएस हिस्ट्री अच्छा नहीं गया था, पास हो गया था, नंबर अच्छे नहीं थे, मैंने सारी रात खड़े होकर ना रट्टे लगाए यूएस हिस्ट्री के, तैयार की, दोस्त से मैसेज करके पूछ रहा हूँ। अब मेरा दोस्त परेशान है कि यूएस हिस्ट्री क्यों तैयार कर रहा है इस टाइम। ठीक है, सुबह जब मैं पेपर देने गया हूँ, अटेंडेंस वो चेक किया कि मेरी वो कहाँ पे सीट आई हो, तो पता लगा पेपर एनवायरमेंटल का था। ठीक है जाके पेपर दे दिया, 50 नंबर आ गए एनवायरमेंटल के, बिना तैयारी के। उसके मतलब नहीं आप तैयारी के बगैर जाए, इसका मतलब ये है कि एनवायरमेंटल का पेपर अगर आपने जीएस से भी अच्छी तैयार की हुई है ना तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा एनवायरमेंटल का। बायोलॉजी का बैकग्राउंड, आई एम अ बायोलॉजिस्ट, आई एम बेसिकली आई एम अ वेटनेरियन, तो बायोलॉजी से आ रहा है ना, बायोलॉजी से जोलॉजी, जोलॉजी से वेटनरी, ठीक हो गया ना। तो आई एम बेसिकली बायोलॉजिस्ट, तो उसमें क्या है कि बायोलॉजी पे ग्रिप अच्छी थी, हो गया। करंट अफेयर भी होती तो हो जाता। जेंडर जो है वो करंट अफेयर रिलेटेड है, जो आपका विमेन चल रहा है यहाँ, मैंने कल बुक का जिक्र किया, जेंडर पैरिटी रिपोर्ट, वो करंट अफेयर्स है। ये यहाँ पे सेंटर है, आप में से अगर ना पता हो किसी को तो मैं बता दूं, ये रोड जो नदाना चौक से जाती है ना, उधर सहू चौक की तरफ बाईपास है, बाईपास से इधर वाबडा टाउन की तरफ आप लोग जाते हैं तो आगे नगाना चौक है, जहां से यूनिवर्सिटी को भी सड़क जाती है, उससे आगे जाके आता है सेंटर फॉर वायलेंस अगेंस्ट विमेन मुल्तान का। ठीक है, वो उसकी फाइंडिंग्स जो है उस रिपोर्ट के अंदर है कि साल में कितने केसेस आए हैं खवातीन पर तशद्दुद के। अब उसमें लिखा था सिर्फ 1700, मैं नहीं मानता 1700 केसेस होंगे सिर्फ मुल्तान के अंदर वायलेंस के। जो रिपोर्ट हुए, जिनकी रिपोर्ट लिखी गई है, एफआईआर लिखी गई है जिसकी, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल घर में कह देते हैं जी, हमारे घरों में तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मर्दानगी समझी जाती है ना, अगर बीवी जो है उस पर रोब रखा जाए। जो इक्वालिटी देता है उसको तो समझते ही, मर्द ही नहीं समझते ना हमारी सोसाइटी के अंदर। ठीक है, तो ये चीज आप उसके हक मार रहे हो, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में ही आती है। हमारे यहाँ अक्सर होता है, मैंने कई फैमिलीज में देखा, बेटों को प्राइवेट कॉलेज स्कूलों में पढ़ाते हैं, बेटियों को गवर्नमेंट में पढ़ा रहे होते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, ये चीजें जो है ये, और वायलेंस कोरोना की वजह से डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ा है और कई परसेंट बढ़ा है, मैनी फोल्ड्स बढ़ा है, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं हो रहा। ठीक हो गया, तो जेंडर जो है वो करंट अफेयर्स है। हाँ, कुट खाएगा किसी दिन इना को, मैं तो कुछ नहीं करना। क्या लोग इंपॉर्टेंस देने लग जाते हैं आउट ऑफ नोवेयर, आपकी फैमिली आपको इंपॉर्टेंस देने लग जाएगी। जो लोग रिश्ता नहीं देते फैमिली में, तो मजाक के अलावा अभी वो थोड़ा ना पैसा बनाने में टाइम लग, वो अचानक से आपके साथ बड़े मीठे हो जाएंगे। बॉयज के साथ ये होता है, आप लोगों के रिश्ते कम हो जाते हैं एक्चुअली एलोकेशन के बाद, होता है। लेडीज की एलोकेशन के बाद रिश्ते कम हो जाते हैं, यार ऐसा तो नड़वा बहुत ऊंचा है, किमें रहेगी साढ़े बंदे को। बॉयज के रिश्ते बहुत बड़े आना शुरू हो जाते हैं, और फिर अगर गाड़ी आ जाए तो लोग पागल हो जाते हैं। ठीक है, मेरा पीएमएस पहली अटेम्प्ट भी हुआ था क्लियर, दूसरी अटेम्प्ट भी क्लियर हुई थी। पहली अटेम्प्ट में केस चलता रहा अदालत में तो 2 साल बाद,
आई वाज सो लकी, अल्लाह का शुक्र है कि मैं जिस टाइम अपने ये साइन कर रहा था एसी शिप के पेपर, उस टाइम मेरे पास 3 जॉब्स की ऑप्शन थी, एडीएफआईए, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर पीएमएस 9 से, और पीएमएस 10 से असिस्टेंट कमिश्नर। तो वो एक चूज करनी, लेकिन उससे पहले 3 साल बेरोजगार भी रहा था। तो सीएसएस मेरा जो है एग्रीगेट नहीं बना था, मैंने दिया था सीएसएस, और एग्रीगेट नहीं बना था, क्लियर था, पेपर क्लियर था। एक चीज होती है आपकी ना प्रायोरिटीज। पहली बात तो ये बात दफा ना अल्लाह ताला जो कुछ दे देते हैं ना वही प्रायोरिटी बन जाता है। आई एम अ पीएमएस ऑफिसर, पंजाब से बाहर पोस्टिंग नहीं होनी मेरी, कहीं स्कूल में हूं मैं, एसी शिप अलहदा मिली हुई है, सेक्रेटेरिएट में बैठा हूं, अलहदा से पावर्स हैं। वही डॉक्टर दोस्त जो पूछते नहीं थे कल, आज वो मेरे पास आते हैं, यार ये काम कर। ठीक, एमबीबीएस वाले जो हैं वो देख के कह रहे थे वो अच्छा ये डीवीएम है, डीवीएम बैठा हुआ है उनके ऊपर एक, जिसको कभी अपने इक्वल नहीं समझते थे। आज एक वो डीवीएम जो उनके तबादले कर रहा होता बैठ के, इधर से उधर भेज दो, उधर से इधर भेज दो। ठीक, कंसल्टेंट्स के डिफरेंट, दिस इज द पॉइंट। दूसरी बात, सीएसएस में भी ना मैं आप लोगों को डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन 2 ही डिपार्टमेंट्स हैं जो पावरफुल है, पैस पीएसपी। तीसरे नंबर पे पीएमएससी आता है पावर के लिहाज से, और पीएसपी तो वैसे ही निकाल दो ना, पीएसपी सिर्फ अपने अंदर ही है, वो अपने लिमिट से बाहर नहीं आते कभी भी। पैस और पीएमएस जो है ये हर जगह मुंह इनका जो है ना घुसा, अपना जो है ना टांग अड़ाई खड़े होते हैं, पंगा लिए खड़े होते हैं पैस और पीएमएस वाले। मैं अब सेक्रेटेरिएट हेल्थ में बैठा हूं, पहले मैं सीएनडब्ल्यू कम्युनिकेशन वर्क में था जो सड़कें बनाते हैं, एनर्जी में रहा हूं लाहौर के अंदर, फिर मैं एसी अंडर ट्रेनिंग बहावलपुर भी रहा हूं, कल को मेरी एसी शिप हो जाएगी, उसके बाद फिर किसी डिपार्टमेंट में भेज देंगे। सिमिलर इज पैस, कभी किसी डिपार्टमेंट के हेड होंगे, कभी कहीं पे एडिशनल सेक्रेटरी होंगे, कभी कहीं पे जो है एसी या डीसी लगे हुए होंगे। तो वो यही चीज है। पीएसपी वाले पुलिस में ही रहते हैं, वो सारी जिंदगी पुलिस से बात। इसके बाद जितने डिपार्टमेंट्स है ना उसमें सीएसपी का टैग है। फॉरेन सर्विस वाला गांव में 2 लोग हैं जिनकी एलोकेशन हुई है, एक पैस या पीएमएस का एसी है, एक फॉरेन सर्विस वाला है। किसी जाति की मोटरसाइकिल एसएचओ उठा के ले गया, किसके फोन पे वो मोटरसाइकिल छोड़ेगा? वो पैस या पीएमएस वाले के कॉल पे छोड़ेगा। वो एफएसपी वाले को तो खंगेगा नहीं, होगा तूने तो आना नहीं है वापस यहाँ पे, तू या इस्लामाबाद या बैरून मुल्क, तूने तो आना नहीं है वापस, मैं तुझे कैसे करूँ ओब्लाइज। तो क्या है कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो है ये चीजें मैटर कर रही, तो ऑफ कोर्स नीली बत्ती वाला डाला, वो तो इंपॉर्टेंट है ना, ठीक हो गया। तो वो ये चीज तो उसमें यही है कि ये चीजें मैटर कर रही, इंपॉर्टेंस मिलनी शुरू हो जाती है, खानदान में इज्जत बढ़ जाती है। वो लोग जिन्होंने मैट्रिक से कभी नहीं पूछा होता वो याद दिला रहे थे मैं तेरे साथ मैट्रिक में पढ़ा था। हाँ, आउट ऑफ नो वेयर लोग आके गए यार मेरे साथ आपने जॉब दिलवाने का वादा किया था, मैंने कहा मैंने तो नहीं किया था। ठीक है, तो क्या है कि ये चीजें जो हैं ये बहुत ज्यादा इन हो जाती हैं, तो सर्टेनली आपको यकीन नहीं आता यार इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है मुझे। वो क्या था, भाईजान से जान हो जाते हैं। सॉरी। अच्छा, तो क्या है कि ये चेंजेस आती हैं। ठीक हो गया, और कोई सवाल हो किसी का? नहीं है, चलो आज के लिए यहीं तक, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।